गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से। CCA ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी का हमारा जो लेसन चल रहा था दूसरा, उसमें नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन था। इसमें हम परागकण की संरचना पढ़ रहे थे कि नर युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। उसमें एक तो थी हमारे पास वेजिटेटिव सेल यानी काय की कोशिका और एक पढ़ रहे हैं हम जनन कोशिका। काय कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके थे। क्या काय कोशिका थी हमारे पास, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे और यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जनन कोशिका के बारे में। पढ़ने से पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा। तो मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ। ये हमारे पास सेल है, कोशिका है। इसमें ये हमने यानी परागण है, कहने का मतलब इसमें परागण में हमने ये क्या बना दिया, बाह्य चूल बनाया है। क्या बनाया है, बाह्य चूल। किसका बना होता है, हमने पढ़ा है ये स्पोरोपोलिन से क्या होता है, निर्मित होता है, जो परागकण को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसमें समसूत्री विभाजन किया हमारे पास, तो इसमें क्या हो गई, दो कोशिका क्या हो गई थी, बन गई थी। एक कोशिका हमारे पास ये बनी, ठीक है, और एक कोशिका हमारे पास ये बन गई। दो कोशिका बन गई थी। यहाँ पर ये कोशिका है हमारे पास, ठीक है ना, ये पूरे इसका केंद्र हो गया यहाँ पर। तो ये कोशिका हमारे पास, इसमें जीव द्रव्य बना दिया मैंने। ये तो हमारे पास कौन सी है, काय कोशिका। कौन सी है, काय कोशिका। और ये हमारे पास कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका। यानी ये तो है हमारे पास वेजिटेटिव सेल और यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी है, जनरेटिव सेल। ये दोनों कोशिकाएं। अब इन दोनों कोशिकाओं में हम इस कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे, काय कोशिका। अब हम पढ़ रहे हैं आज जनन कोशिका। तो देखो, जनन कोशिका पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए हमें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये हमारे पास पहले कि जनन कोशिका है, ये कैसी आकार में, छोटी। कैसी है, छोटी होती है। काय कोशिका कैसी होती है हमारे पास, बड़ी होती है। ध्यान से समझना। देखो, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ध्यान से अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह समझने की कला है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो कि कौन सी चीज आपको कब बताई जा रही है, क्या है, ठीक है। और नोट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ा करो, वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमारी समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से देखो, ये बड़ी कोशिका है, ये छोटी कोशिका है। तो हम इसकी विशेषता लिखें इधर, तो क्या लिख सकते हैं कि जनन कोशिका आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। तो लिख देना, अभी लिख देंगे एक एक, ठीक है। यहाँ लिख दूं, देखना एक एक। तो यहाँ पर पहले विशेषता लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर जनन कोशिका आकार में। अब हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किससे छोटी है, तो काय कोशिका से छोटी है। तो लिख दो यहाँ पर जनन कोशिका आकार में कायिक कोशिका से, कायिक कोशिका से छोटी होती है। ध्यान से ध्यान लगा के पढ़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चित्र में देख के लिख दो, इसमें क्या है, आकार कैसा होता है, छोटा है। अब देखो, इसका केंद्र यहाँ पर कैसा है, आपको दिख रहा है, बीच में है। इसका यहाँ पर कैसा है, किससे चिपका हुआ है, ये हम लिख सकते हैं कि परागकण की भित्ति से क्या होता है, तो चिपका हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे कि जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है, क्या, जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वो किसे, परागकण की भित्ति से। और भित्ति का भी नाम पूछे तो कौन सी से, अंतः भित्ति से, अंतः चोल से क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। ये लो लिख दो यहाँ पे, समझने की बात है बस केवल, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो जनन कोशिका, जनन कोशिका का केंद्रक
परागकण परागकण की अंतः भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये चिपक रहा है यहां पर। अब देखो इसका आकार कैसा होता है, ये प्रारंभिक अवस्था में यानी जब जुड़ा हुआ रहता है तो इसका आकार कैसा होता है, लेंस के समान होता है। ठीक है ना, लेंस का मतलब है कि आप उत्तल लेंस की संरचना के जैसे बता तो यहाँ पर ये ऐसा होता है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है ना, तो यानी गोलाकार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो प्रारंभ अवस्था में जनन कोशिका का केंद्रक लेंस के आकार का होता है। ठीक है, कैसा होगा, लेंस के आकार का। अब यहां पर बाद में कैसा हो जाता है, गोलाकार। तो यहां पर चौथी स्टेप लिख दो इसकी, जनन कोशिका का केंद्रक अंत में गोलाकार हो जाता है। ठीक है, कर्मी रूपी, इसका बाद में ये कैसा रूप लेता है, कर्मी रूपी, या इस अंत को हटा देना, केंद्रक गोलाकार हो जाता है। इसके पश्चात इसमें क्या होता है, यानी जो केंद्रक है उसकी विशेषता ये हो जाती है कि ये आगे जाकर क्या हो जाता है, यानी कर्मी के रूप में भी हो जाता है। कैसा हो जाता है, कर्मी के रूप में। ठीक है, कर्मी के रूप में होने से क्या हो जाएगा, जब ये जनन कोशिका उसमें गति करती है पराग नलिका में तो क्या हो जाती है, सुगमता से। ठीक है, तो कर्मी के रूप में लिख देना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें देखना कोशिका क्या जीव द्रव्य, ध्यान से देने की बात है। ये कोशिका बड़ी है तो इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये कोशिका छोटी है तो कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या होगी, कम। अब कोशिका है, आपको पता है हम यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब यूकेट कोशिका है, तो यूकेट कोशिका में क्या होते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो जनन कोशिका के जीव द्रव्य में क्या होते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहां लिख दो जनन कोशिका के जीव द्रव्य में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या होंगे, अब हमने काय कोशिका में पढ़ा था कि काय कोशिका में डीएनए की मात्रा किसके समान होती है, जनन कोशिका के समान। ध्यान रखना, यहां पर मैं बात बता रहा हूं, जिस कोशिका का कोशिका द्रव्य बड़ा होता है उसमें आरएनए की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, और जिसका कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य क्या होता है, छोटा होता है, उसमें आरएनए की मात्रा क्या होती है, कम। तो आपको पता चल गया होगा कि काय कोशिका में का जीव द्रव्य क्या है, अधिक है, बड़ा है, कहने का मतलब।
तो इसमें क्या हो गया हमारे पास आरएनए की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और जनन कोशिका में क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां लिख दो, ये लो, जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा किससे कम होती है, ठीक है ना। तो आरएनए की मात्रा यानी जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा काई कोशिका से क्या होती है, कम। आरएनए की मात्रा काई कोशिका से कम होती है, ठीक है। यानी जनन कोशिका में आरएनए क्या रहेगा, कम रहेगा, और काई कोशिका में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। साथ ही हमारे पास इसकी विशेषता है कि दोनों में ही क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की मात्रा दोनों में क्या होती है, एक समान होती है। तो यहां पर लिख दो, जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा किसके समान बतानी है, काय कोशिका के। तो लिख दो, डीएनए की मात्रा काय कोशिका के समान होती है, ठीक है। काय कोशिका के समान होती है, ठीक है। ये हमारे पास जनन कोशिका है। अब ये जनन कोशिका विकसित हो गई पूर्ण, इसकी विशेषता हो गई हमारे पास ये, यानी आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। जनन कोशिका का केंद्र क्या होता है, परागकण की अंतः भित्ति से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जनन कोशिका का केंद्र लेंस के समान बाद में गोलाकार हो जाता है, कर्मी रूपी भी हो जाता है, ठीक है। जनन कोशिका में जीव द्रव्य में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा काय कोशिका से क्या होती है, कम, और डीएनए की मात्रा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। ये हमारे पास ये जनन कोशिका बन गई। अब ये तो थी इसकी विशेषता, यहां पर समझ गए मेरी बात। तो ये जनन कोशिका है। अब इसमें हम आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग तो ले सकते हो, ठीक है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। अब ध्यान देने की बात है कि हमारे पास ये जनन कोशिका बन गई। क्या हो गई, ये जनन कोशिका है। इस जनन कोशिका से हमें क्या करना है, नर युग्मकों का क्या करना है, निर्माण। क्या करना है, नर युग्मकों का निर्माण। तो यहां पर हमारी हेडिंग रहेगी अब नर युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिड्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिड्स यानी नर युग्मकों का निर्माण। अब यहां पर ध्यान से समझने की बात है कि नर युग्मकों का निर्माण, हमारे पास ये कौन सी अवस्था है, ये परागकण है। क्या है, ये परागकण है, ठीक है। यहां पर इसमें एक क्या है, काय कोशिका है। ये परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना को सचित्र समझाइए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये काय कोशिका है, ये क्या है, जनन कोशिका। तो अब हमें यहां क्या करना है, एक काय कोशिका है,
इस ये तो क्या करेगी, पराग नली का निर्माण करती है। हमने पढ़ा था कि पराग नली का क्या करती है, निर्माण कर देती है। पराग नली का निर्माण आप इस भाग से करवा देना, यहाँ से ऐसे ना, ऐसे जाके अभी हम सब पढ़ लेंगे एक एक बातें, लेकिन यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, इससे सभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये अवस्था है। अब इस अवस्था में हम खड़े हैं, हमारे पास जनन कोशिका है। क्या है, जनन कोशिका। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनन कोशिका है ये कैसी है, एन है। एन का मतलब क्या है, हमारे पास ये अगुणित है। क्या है, अगुणित। ध्यान देने की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर हमारे पास जनन कोशिका है वो क्या है, अगुणित है। अब ये इस समय परागकण क्या है हमारे पास, परागकोश में है। कहां पर है, परागकोश में। ठीक है, अलग अलग पादपों की अलग अलग विशेषता होती है कि उसमें जनन कोशिका से नर युग्मक कब बनते हैं। तो यहाँ पर सबकी मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमारे पास ये जनन कोशिका है, सबको दिख रही है ये जनन कोशिका कैसी है, अगुणित है। क्या है, अगुणित। अब इस अगुणित जनन कोशिका में यहाँ पर मैं पराग नली निकाल देता हूं, ये लो। ठीक है, इस अगुणित कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अलग से निकालो इसको, मैं यहाँ पर, इसको तो रहने दो, यहाँ पर इसको अलग निकालो। ये हमारे पास क्या है, जनन कोशिका है। क्या है, जनन कोशिका। ये इसका केंद्रक है और ये जनन कोशिका है। कैसी है ये, एन, अगुणित है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगुणित संरचना होती है, उसमें यदि उसकी दो कोशिका बनानी है तो हमें क्या करना पड़ता है, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर इसमें क्या कर दो आप, समसूत्री विभाजन कर दो। यहां पर कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। परागकण की जनन कोशिका में या परागकण की अगुणित जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो उससे कितनी सेल बनती है, हमारे पास दो सेल। कितनी बनती है, दो कोशिका बनती है। ठीक है, ये कैसी होती है, एन होती है। कैसी होती है, एन। इनकी विशेषता लिखेंगे। अब ये जो दो कोशिका बन गई अगुणित संरचना, इन अगुणित संरचनाओं को क्या बोलते हैं, नर युग्मक। क्या बोलते हैं, नर युग्मक। ठीक है, ये नर युग्मक यहां से यहां आ जाते हैं। यहां पर ये हमारे पास काय कोशिका आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, ये दो नर युग्मक बन गई। तो एक नर युग्मक ये है और एक नर युग्मक ये है। ये दो नर युग्मक बन गई। फिर ये वर्ती कागज अंकुरित हो जाती है, वर्ती कागज पर पराग निकलेगी, फिर ये वर्धी करते अंडाशय की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ पर ये संरचना थी। अब मैं इनके सबके अलग अलग चित्र बना रहा हूं, यहाँ पर आप ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, तो हमारे पास कितनी कोशिका बन गई है, दो कोशिका। अब यहाँ पर अलग अलग पादप होता है। क्या होते हैं, अलग अलग पादप होते हैं। उन सब पादपों की विशेषता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं, तुम्हें यहाँ लिख दूं मैं। पहली बात हमारे पास, इसको लिख देंगे, जनन कोशिका कैसी होती है, अगुणित। अब यहाँ पर हम नर युग्मक पढ़ेंगे तो जनन कोशिका अगुणित है हमारे पास। तो यहाँ लिख दो, जनन कोशिका एन का मतलब क्या हो गया, अगुणित। अगुणित संरचना या कोशिका होती है। अगुणित संरचना होती है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता हम यहां लिख रहे हैं। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। तो लिखो, जनन कोशिका में, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। यहां पर एक कोशिका हमारे पास, इसमें हमारे पास ये लो मैंने यहां विभाजन करा दिया। तो हमारे पास क्या बन गए, दो अगुणित नर युग्मक बन गए। क्या बन गए, दो अगुणित नर युग्मक। विभाजन होता है तो दो
नर युग्मकों का निर्माण होता है। 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। कैसे हैं ये नर युग्मक, ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एन यानी अगुणित। नर युग्मक एन यानी अगुणित होते हैं। अगुणित होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किस पादप में ये विभाजन कब होता है, बस ये ध्यान देने की बात है। यानी हमारे पास मैंने यहां बताया कि समसूत्री विभाजन होता है। यहां पर कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन किन पादपों में कब कब होता है, यानी अलग अलग पादपों में विभाजन क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। तो यहां पर मैं पहली बात बता रहा हूं तुम्हें, फर्स्ट बात कि कब होता है, ध्यान से देने की बात है। हमारे पास गेहूं होता है, क्या होता है, गेहूं का पादप होता है, जौका होता है, बाजरा होता है, चुकंदर होता है, ये पादप होते हैं। इन पादपों में क्या होता है कि जब ये परागकण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। कहां पर, परागकण परागकोश में होता है। ये हमारे पास परागकण है और ये किस में बंद है, परागकोश में बंद है। तो जब ये परागकोश में होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, जनन कोशिका से कितने, 2 नर युग्मक बन जाते हैं। कौन कौन से पादपों में, यानी गेहूं है, जो है, बाजरा है, चुकंदर, इन पादपों में क्या होता है, जब परागकण परागकोश में ही होता है उसी समय क्या हो जाता है, नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां लिखनी है, तो यहां पहली बात लिख देते हैं प्रथम, ठीक है ना। अधिकांश पादपों में, अधिकांश पादपों में जब परागकण, ध्यान से पढ़ना, लाइन काट निकालना, जब परागकण परागकोश में होते हैं तो जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और क्या हो जाएगा, 2 नर युग्मकों का, और 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी यहां पर इधर देख लो, चित्र बना दिया मैंने, ये हमारे पास जनन कोशिका है और यहीं पे इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 नर युग्मक बन गए, एक नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक। ठीक है, दूसरे हमारे पास जो पादप है, पोर्टुलाका पादप हमारे पास क्या है, पोर्टुलाका, मैं यह नाम लिखता हूं पादप का। उस पोर्टुलाका पादप का नाम क्या है, पोर्टुलाका। इसके उदाहरण लिखो एक बार। इसके उदाहरण है, हमारे पास गेहूं है, जो चुकंदर आदि, इनमें क्या हो जाएगा, परागकोश के अंदर ही क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। दूसरा हमारे पास पादप है पोर्टुलाका पादप। इसमें क्या होता है, जब ये परागकण है, कौन सा परागकण है, हमारे पास परागकण है, जब ये
वर्तिकाग्र पर गिरता है। हमारे पास क्या है, कोई पुष्प की वर्तिकाग्र है, क्या है, ध्यान देने की बात है, वर्तिकाग्र। तो जब ये यहां से इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी परागण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, परागण की क्रिया। तो परागण की क्रिया के पश्चात क्या हो जाता है, यानी परागकोश में न होकर कहां होगा, जब परागण की क्रिया होगी, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा उससे पहले, यानी परागण की क्रिया के पश्चात और वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा, इस जनन कोशिका में विभाजन हो जाएगा और कितनी कोशिका बन जाएंगी, 2 नर युग्मक बन जाएंगे। पादप कौन सा है, पार्टुला का। तो यहां पर लिख दो, पोर्टुला का पादप में, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, आप सेंटेंस बना लेना। पादप में ध्यान देना, परागण है, परागण नहीं है। पादप में परागण की क्रिया, परागण की क्रिया के पश्चात, क्रिया के पश्चात जनन कोशिका क्या करेगी, 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कहां पर हो गया, यानी परागण की क्रिया के समय क्या हो गया, इसमें हमारे पास नर युग्मकों का क्या हो गया, निर्माण। उदाहरण कौन सा पादप है हमारे पास, पोर्टुला का। कौन सा है, पोर्टुला का, ये पादप। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी स्टेप आती है, होलोपटेली का पादप हमारे पास। कौन सा है, यहां तीसरा पादप लिख रहा हूं मैं, होलोपटेली का। इस पादप पे क्या होता है, इधर देखना ध्यान से, मैं यहां पर इन कोशिकाओं को मिटा देता हूं एक बार के लिए। ध्यान देने की बात है, हमारे पास क्या है, ये वृत्तिका है, क्या है, ये वृत्तिका है, ये वर्तिकाग्र बनाया हमने और ये क्या बना दिया, बीजांड। क्या बना दिया, बीजांड। ठीक है, ये अंडप है कहने का मतलब। अब हमारे पास यहां से यहां पर ये परागकण यहां पहुंच जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण की क्रिया। ठीक है, तो बीच रास्ते में यदि विभाजन हो जाता है तो कौन सा पादप होगा, पार्टुलाका में। अब हेलोपटेली का पादप में क्या होता है, यहां पर ध्यान देने की बात है, हमारे पास हेलोपटेली का पादप है, उसमें क्या होता है, जब ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात जनन कोशिका में क्या होता है, विभाजन। और कितने नर युग्मक बन जाते हैं, 2। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, पादप में वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, यहां पर पहुंच जाएंगे, उसके पश्चात क्या हो जाएगा, नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास जो चौथा पॉइंट है उसमें ध्यान देने की बात यह कि यहां पर ये पराग नली, ये मैंने बताया था कि यहां से क्या होता है, जब ये उगता है तो यहां पर पराग नली निकलती है। अब ये परागकण यहां पर है तो यहां पर क्या निकलेगी, पराग नली निकल आई। क्या हो गई, पराग नली निकल गई। अब इस पराग नली में क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देना है, ये
इस पर परागकण का क्या होता है? अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण। यानी परागकण है वो इस वर्तिकाग्र पर क्या होता है? उगता है, और उगने के पश्चात इसमें क्या होता है, यानी आगे तो चलती है कौन सी कोशिका? ये हमारे पास कायिक कोशिका चलती है। कौन सी? कायिक कोशिका। और पीछे दो क्या बन जाते हैं हमारे पास? नर युग्मक। क्या बनेंगे? नर युग्मक। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यानी परागकण के अंकुरण के पश्चात क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो कौन से पादप है? लीलियम पादप है। कौन सा है? लीलियम। और नियोफिला। क्या है? लीलियम और नियोफिला। ठीक है, तो यहां पर मैं चौथी बार लिख रहा हूं, लीलियम एवं लियोफिला पादपों में परागकण के अंकुरण के पश्चात क्या होगा? नर युग्मकों का क्या होगा? निर्माण। अंकुरण के पश्चात नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण कौन से पादप है हमारे पास? दो पादप है, एक तो है लीलियम पादप और एक कौन सा है हमारे पास? लियोफिला। क्या है? लियोफिला। इन पादप, इसके अलावा हमारे यूफोर्बिया पादप होते हैं, उनमें भी क्या होता है? अंकुरण। यहां पर देखना आप ध्यान से, सब में अलग अलग है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं एक बार, अधिकांश पादपों में समसूत्र विभाजन होगा, दो नर युग्मक बनेंगे। कौन से में? गेहूं, जौ, चुकंदर में। कब होगा? परागकोश के अंदर परागकण होगा उसी समय। पार्टुला का पादप में परागण की क्रिया के पश्चात क्या होता है? जनन कोशिका। यानी जब परागण की क्रिया होती रहेगी, परागण की क्रिया किसे कहते हैं? परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया। आगे के चैप्टर में हमारे पास यही आएगा, हम पढ़ेंगे अगला अध्याय उसमें। ठीक है, तो परागण की क्रिया के पश्चात क्या हो जाएगा? नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। पादप कौन सा है? पोर्टुला का। उसके पश्चात है हमारे पास होलोपटली का पादप है। उस होलोपटली का पादप में क्या होता है? वर्तिकाग्र पर, यहाँ लिखा हुआ है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात क्या होता है? नर युग्मकों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, और लीलियम और लियोफिला पादप ऐसे हैं जिनमें जब परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है तो ही क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? नर युग्मकों का निर्माण। अब यहाँ पर एक स्टेप बता रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान से सुनने की बात है, यहाँ देखना ध्यान से। ठीक है, ये हमारे पास वृत्तिका है। क्या है? वृत्तिकाग्र। और ये हमारे पास वृत्तिका बना दी, ये मैंने यहाँ पर बना दिया क्या? अंडाशय है। ठीक है ना, और ये अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड। क्या है? बीजांड। ये पुष्पवृंत लगा दिए मैंने और ये बना दिया। यहाँ पर हमारे पास ये परागकण है। क्या है? परागकण। इस परागकण का यहाँ पर क्या होता है? ये परागकण है। परागकण का यहाँ पर क्या होता है? अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण हो गया। अंकुरण होने पर इसमें यहाँ पर क्या निकलती है? यहाँ परागनली निकलती है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये परागनली क्या हो गई? ये निकलती है। ठीक है, परागनली में अंदर की ओर मैंने बताया था कि अग्र भाग में क्या होता है? यहाँ पर कौन सी कोशिका होती है? कायिक कोशिका होती है। कौन सी होती है? कायिक कोशिका। ठीक है, और पीछे की ओर क्या हो गए? हमारे पास दो नर युग्मक बन गए। क्या बन गए? हमारे पास दो नर युग्मक। ये हमारे पास दो नर युग्मक है, नर युग्मक। अब ये वर्तिकाग्र क्या होती है? वर्तिकाग्र केंद्रीय अंकुर हो गया। इसके पश्चात ये परागनली क्या होती है? नीचे की ओर वृद्धि करती रहती है। ऐसे जैसे जैसे वृद्धि करेगी अंत में ये कहां पहुंच जाएगी? बीजांड में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? बीजांड में।
और जब बीजांड पहुंच जाती है तो ये नरयुग्मक भी कहाँ आ जाएंगे हमारे पास, यानी यहाँ पर काय कोशिका, ठीक है ना, ये रही काय कोशिका, यहाँ पर ये नरयुग्मक 1 और ये नरयुग्मक 2, ठीक है। ये हमारे पास नरयुग्मक और ये हमारे पास कौन सी कोशिका है, कायिक कोशिका, ठीक है। अब ये किस में प्रवेश कर गई हमारे पास, बीजांड में। किस में प्रवेश गई, बीजांड। अब हमारे पास यहाँ नरयुग्मकोद्भिद क्या हो गया, पूर्ण हो गया। क्यों, हमने लास्ट में किसका निर्माण किया है, नरयुग्मकों का निर्माण किया है। ये नरयुग्मक बन गए, कितने बने, ये 2 हैं, कितने, 2, और एक ऐसे हैं एन अगुणित, तो हमारे पास इनका निर्माण हो गया। अब नरयुग्मक हो गए, तो अब यहाँ पर हमें मादा युग्मक चाहिए। अब मादा युग्मक की संरचना पढ़ेंगे हम पूरी, और फिर दोनों में क्या हो जाएगा, निषेचन करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर तुम्हें इस नरयुग्मक की विशेषता बता रहा हूं, क्या कर रहा हूं, नरयुग्मक की विशेषता बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको पता है सीधी सी बात, यहाँ पर पहली बात है कि नरयुग्मक कैसा होता है, यहीं बता दो, लिख दूं मैं। पहली बात, नरयुग्मक कैसा होता है, एन यानी अगुणित होता है। कैसा होता है, एन यानी अगुणित। इसकी दूसरी विशेषता है हमारे पास यहाँ पर कि क्या होते हैं, अचल होते हैं। क्या होते हैं, अचल या अकशाबिक होते हैं, यानी चलते नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। ये परागनली ने गति करवाती है, तो अचल अकशाबिक युक्त होते हैं। तीसरी इनकी विशेषता होती है कि नरयुग्मक कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं। ये एक कोशिक हो गई। और चौथी इनकी विशेषता है कि एक केंद्रिकी होते हैं। कैसे होते हैं, एक केंद्रिकी। तो ये 4 विशेषता हो गई। अब तुम्हें पूछेगी नरयुग्मक की विशेषता बताओ, तो यहां पर मैंने लिख दिया है, शॉर्ट में आप कर लेना। इसमें पहली क्या है, ये एन यानी अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। दूसरी विशेषता हो गई अचल होते हैं या अकशाबिक होते हैं। तीसरी विशेषता हो गई एक कोशिक होते हैं, और चौथा हो गया क्या, एक केंद्रिकी होते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, परागकण की क्या हो गई, यानी पूरी विशेषता नरयुग्मकोद्भिद हो गया, ठीक है। अब नरयुग्मकोद्भिद में किसी कोई समस्या हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर हमें ये परेशानी जो भी है, ठीक है। चैनल को शेयर और लाइक जरूर किया करो, ठीक है ना। नोट्स अच्छी तरह बना के अच्छी तरह से पढ़ा करो। इसके पश्चात हमारा कल का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं उसका परिवर्धन। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर नरयुग्मक बनाकर छोड़ दिए, अब मादा युग्मक बनाएंगे, फिर दोनों में क्या करवाएंगे, निषेचन की क्रिया करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, भ्रूण का निर्माण होगा, फिर बीज का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद।